हेलो गाइज, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ आर.डी. चौधरी। आज अपन बात करेंगे नोरसेट एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पेपर के बारे में, जो अभी 8 सितंबर 2020 को हुआ था। उसका मेमोरी बेस्ड पेपर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे जो अभी पेपर हुआ था ये 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुआ था, एक इवनिंग शिफ्ट के अंदर हुआ था। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला था वो 9 to 12 में हुआ था, और जो इवनिंग शिफ्ट वाला था वो 3 to 6 PM हुआ था। ओके फ्रेंड्स, दोनों शिफ्ट के अंदर 200 क्वेश्चंस आए थे, यानी 200 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, 200 इवनिंग शिफ्ट के अंदर। बट इसका कोई पेपर नहीं मिलता है स्टूडेंट को, इसलिए यहाँ पे कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर है। जैसे दोनों पेपर के हमारे को 150 क्रॉस क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मिल चुके हैं, वो भी विथ मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, यानी उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस के साथ। वैसे हो सकता है किसी ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंस मिले इसके अंदर, बट एग्जैक्ट कंप्लीटली पेपर नहीं होता है क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड पेपर है। बट हमने कोशिश की है कि उसके ऑप्शन सहित ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो वहां से कलेक्ट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपन अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट है आज अपन, वो भी फर्स्ट शिफ्ट का। अपन पहले फर्स्ट शिफ्ट के पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई कैनुला गेज साइज इन फॉलोइंग इमेज। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आया था और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी। दोनों शिफ्ट के अंदर कैनुला के कलर के अकॉर्डिंग उनकी गेज साइज पूछी गई थी। तो जिसमें फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर पिंक कैनुला के लिए पूछा गया था। जो पिंक कैनुला का आपको यहाँ इमेज दिया गया था और पूछा गया था कि इसका गेज साइज क्या है। तो फ्रेंड्स, जो पिंक कैनुला होता है ये 20 गेज का होता है, यानी 20 गेज साइज होती है इसकी। ओके फ्रेंड्स, और जो सेकंड वाला था उसके अंदर ऑरेंज पूछा गया था। बट इसके अंदर अपन आज पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी 20 गेज साइज का कैनुला था वो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के लिए पूछा गया था। तो ऑप्शन ए रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी AK श्रीवास्तव, ऑप्शन सी अनबुमनी रामादास, ऑप्शन डी रविकांत। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी दिल्ली एम्स के डायरेक्टर का नाम है रणदीप गुलेरिया। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोविड एक्सेप्ट। कोविड से रिलेटेड कौन सा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है और एक्सेप्ट कौन सा है, गलत कथन कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए, कोविड स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इट इज एपिडेमिक डिजीज, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, मेंटेन डिस्टेंस 2 मीटर टू प्रिवेंट कोविड, ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन डी पूछा गया था, कोविड मोर डेंजरस फॉर यंग पीपुल। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर यंग पीपुल के अंदर मोर डेंजरस नहीं होता है, ये वो तो ओल्ड एज पीपुल होते हैं उनके अंदर मोर डेंजरस होता है, क्योंकि जो यंग पीपुल होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है कंपैरिजन टू ओल्ड पीपुल। तो ये कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। हो सकता है इसमें से एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो उसमें से, क्योंकि मोस्टली 3 ऑप्शन तो हमें मिल गए थे इसमें से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कोविड-19 केस डायग्नोसिस इन विच कंट्री। ऑप्शन ए वुहान चाइना, ऑप्शन बी बीजिंग चाइना, ऑप्शन सी संगाई, ऑप्शन डी तियानजिन। तो इसका करेक्ट आंसर है वुहान चाइना। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, दिस ET ट्यूब साइज 5 mm यूज्ड इन फॉलोइंग। ऑप्शन ए इन्फेंट, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी एडल्ट, ऑप्शन डी ओल्डर पर्सन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो ET ट्यूब दिखाई दे रही है इसके अंदर वैसे आपको इसका मार्क क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट जो एग्जाम में आई थी वो 5.5 mm की साइज की जो ET ट्यूब थी, और 5.5 mm की जो ET ट्यूब होती है वो चाइल्ड के लिए मोस्टली यूज होती है, यानी 5 नंबर से नीचे की साइज होती है। जैसे 3 नंबर, 3.5 नंबर ये क्या इन्फेंट के लिए यूज होती है, बट 7.5, 8.5, 9 ये ओल्डर पीपुल या फिर जो एडल्ट होते हैं उनके लिए यूज होती है। बट यहाँ इमेज के अंदर पूछा गया था वो 5.5 mm साइज की पूछा गया था, तो वो चाइल्ड के लिए यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी नोन। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इसरो। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक डायग्राम पूछा गया था और वो सर्जिकल ब्लेड का डायग्राम था।
बट उसकी साइज पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर कि इस सर्जिकल ब्लेड की साइज क्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो जो सर्जिकल ब्लेड है इनकी जो इनके नंबर होते हैं, इन नंबर के अकॉर्डिंग इनकी शेप भी अलग तरह की होती है, बट जो इस तरह की जो सर्जिकल ब्लेड होती है वो 12 नंबर की होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि इनकी जो जैसे जैसे नंबरिंग होती है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनकी साइज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है 12 नंबर की साइज है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यूज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। वहां पे आपको एक इमेज दी गई थी, एक डायग्राम था, ये है जैसे फोगर मशीन है जो फूमिगेशन के काम आती है, और उसमें यूज पूछा गया था कि इस मशीन का यूज क्या आता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है। ऑप्शन ए क्लीनिंग सरफेस ऑफ क्लिनिकल एरिया, ऑप्शन बी ईटीओ मशीन, ऑप्शन सी ऑटोक्लेव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी फूमिगेशन ऑफ क्लिनिकल एरिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या काम आती है, फूमिगेशन के काम में आती है। किसके लिए, क्लिनिकल एरिया में, यानी हॉस्पिटल के जो एरिया होता है, जैसे ओटी हो गया, आईसीयू हो गया, वार्ड्स हो गए, तो उनको क्लिनिकल एरिया को फूमिगेट करने के लिए, यानी उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है इस मशीन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी फोगर मशीन इस मशीन का नाम है और ये फूमिगेशन के काम आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए कर्व्ड आर्टरी, ऑप्शन बी स्ट्रेट आर्टरी, ऑप्शन सी चिटल फोरसेप, ऑप्शन डी एलिस फोरसेप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये चिटल फोरसेप है। ये सेम डायग्राम एग्जाम में आया था और ये चिटल फोरसेप है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक्सरे की इमेज दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई एक्सरे इमेज टू डायग्नोस, कि इस एक्सरे की इमेज को देख के डायग्नोस करना है कि इसके अंदर डायग्नोसिस क्या है। वैसे फ्रेंड्स मैंने ये एग्जाम नहीं दिया था, बट कुछ फ्रेंड्स अलग अलग बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई बोल रहा निमोथोरेक्स था और कुछ फ्रेंड्स बोल रहे पेराइटो न्यूमोथोरेक्स था, बट जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम के अंदर इमेज दिखाई है इसके अंदर न्यूमोथोरेक्स है। यदि वो इस तरह की इमेज थी तो वो न्यूमोथोरेक्स था, और इससे यदि थोड़ी बहुत डिफरेंट थी तो वो हो सकता है पेराइटो न्यूमोथोरेक्स की भी इमेज पूछी गई हो आपसे। बट यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये न्यूमोथोरेक्स की इमेज है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लीडिंग गम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ब्लीडिंग गम कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी की कमी के कारण से ब्लीडिंग गम कोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पर्नीशियस एनीमिया कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी5, ऑप्शन सी विटामिन बी12, ऑप्शन डी विटामिन बी9 यानी फोलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन बी12, यानी जो पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन बी12 की कमी के कारण से हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट। कंप्यूटर के अंदर दो तरह के डिवाइस यूज होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होते हैं, एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। यानी जो किसी भी तरीके से डाटा इन कर रहा है, इनपुट कर रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस होते हैं, और जो डाटा बाहर निकाल रहा है तो वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर की बात करें, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर। तो जो प्रिंटर होता है वो डाटा बाहर निकालता है, यानी प्रिंट देता है, बाहर निकाल रहा है, और जो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच वैक्सीन नीड्स फ्रीजर। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिनको फ्रीजर की जरूरत होती है। ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव वैक्सीन, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी टॉक्सोइड। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है उनको सबको फ्रीजर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फ्रीजर में रखना पड़ता है उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, उनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, कि वो वैक्सीन खराब ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, साइनोटिक स्पेल प्रेजेंट इन विच डिजीज। ऑप्शन ए एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी टीओएफ टेट्रालॉजी ऑफ हेलेट, ऑप्शन सी एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी वीएसडी। तो फ्रेंड्स साइनोटिक स्पेल है वो अपन काफी पढ़ चुके हैं कि साइनोटिक स्पेल है वो टेट्रालॉजी ऑफ हेलेट के अंदर होता है, यानी टीओएफ।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 120 टू 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 90 टू 110 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 140 टू 180 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 70 टू 90 बीट पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो 120 से 160 होती है। ओके फ्रेंड्स, यदि 160 से करोड़ मिलेगी आपको तो वो फीटल टेकिकार्डिया को शो करती है, और यदि 120 से बिलो है तो उसको अपन फीटल ब्रैडिकार्डिया को शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, ए ट्रॉमा पेशेंट कम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ एयरवे कॉम्प्रोमाइज, which ABG results show uncompensated respiratory acidosis, choose correct option। ऑप्शन ए pH 7.29, CO2 55, HCO3 23, O2 80%, ऑप्शन बी pH 7.48, CO2 38, HCO3 32, O2 94%, ऑप्शन सी pH 7.46, CO2 35, HCO3 30, O2 88%, and option D pH 7.55, CO2 42, HCO3 28 and O2 96%। ओके फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि एक पेशेंट है ट्रोमा के अंदर आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, ट्रोमा का पेशेंट है, जैसे ट्रोमा का पेशेंट होते हैं कोई एक्सीडेंट वगैरह का हो, इस तरह से इंजर्ड पर्सन, और वो एयरवे कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ आया है, यानी एयरवे है उसका कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। तो उस तरह के पेशेंट की यहाँ पे एबीजी की गई है, और इस एबीजी के अंदर ऐसी कौन सी एबीजी है या फिर कौन सी यहाँ पे ऑप्शन होगा जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शो कर रहा है, यानी वो भी अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसमें से ऑप्शन को अपने को चूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच है वो 7.29 है। सबसे पहले तो अपने को एबीजी देखते हैं तो देखना होता है कि उसकी पीएच क्या है। ओके फ्रेंड्स, यदि पीएच होती है 7.35 से बिलो है तो वो रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक दोनों ही हो सकते हैं, तो वो एसिडोसिस को शो करती है, और जब 4-5 से क्रॉस है यानी अबोव है तो वो एल्कालोसिस को शो करती है। उसके बाद अपन ने एसिडोसिस और एल्कालोसिस को तो डिफरेंशिएट कर लिया, इसके बाद अपने को देखना होता है कि वो रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो CO2 है उसका लेवल ज्यादा है, यानी 35 से 45 CO2 नॉर्मल रेंज होती है, बट यहाँ पे 55 है, तो CO2 बढ़ी हुई है, और CO2 बढ़ने के साथ ही साथ यहाँ पे O2 का लेवल है वो भी कम है, यानी 80% ही है, अदरवाइज 92% से क्रॉस होना चाहिए सेचुरेशन, यानी जो O2 है वो सेचुरेशन के अंदर शो कर रही है, और जो HCO3 है वो यहाँ पे नॉर्मल रेंज है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो पीएच होती है, जब अपने को यहाँ पे रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक को डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से देखना होता है कि जो रेस्पिरेटरी अपोजिट, यानी यहाँ पे एक इसके लिए एक सूत्र है, एक ट्रिक है कि रोम ROME, ये याद रखना होता है। RO यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट, रेस्पिरेटरी के साथ अपन अपोजिट देखेंगे, यानी जो पीएच होती है पीएच के अपोजिट मिलेगी यहाँ पे CO2, यानी जब पीएच यदि कम हो रही होती है तो एसिडोसिस है, बल्कि यहाँ के इसके साथ ही साथ यदि रेस्पिरेटरी है तो CO2 बढ़ी हुई मिलेगी आपको, और यदि मेटाबॉलिक इक्वल यानी ROME है तो यानी मेटाबॉलिक इक्वल, यानी मेटाबॉलिक के अंदर अपने को देखना है, तो मेटाबॉलिक के अंदर जैसे पीएच यदि घट रही है तो उस कंडीशन में HCO3 भी कम होती हुई मिलेगी, और जब पीएच बढ़ रही होती है तो उसके साथ ही साथ HCO3 भी बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इसके लिए ROME इसको याद रखते हैं तो अपन इजीली इसके अंदर एबीजी के रिजल्ट को अपन वहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके फ्रेंड्स, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, बल्कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ये क्या है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। काफी इजी क्वेश्चन था वैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द लियोपोल्ड ग्रिप शो इन इमेज एंड गिव आंसर। यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पूछा गया था कि इसमें से कौन सी लियोपोल्ड ग्रिप है। फ्रेंड्स, वैसे 4 टाइप की लियोपोल्ड ग्रिप्स होती है। ओके फ्रेंड्स, जिनमें से यहां पे पूछा गया कि कौन सी लियोपोल्ड ग्रिप है। ऑप्शन ए पावलिक ग्रिप,
ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप, ऑप्शन सी फंडल ग्रिप और ऑप्शन डी पेल्विक ग्रिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वैसे लेटरल ग्रिप है, इसको अपन वो अम्बलाइकल ग्रिप भी बोलते हैं, एक तरीके से इसको अम्बलाइकल ग्रिप बोला जा सकता है, एक तरह से ये लेटरल ग्रिप है। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर वैसे कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं होती है। इसके अंदर जैसे फंडल ग्रिप और पावलिक ग्रिप तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बट इसके अंदर इसी तरीके से जो हैंड की जो प्रॉपर इसकी साइज है वो इसी तरीके से पेल्विक ग्रिप के अंदर भी दिखाई देती है। बट इसके अंदर देखिए जो एग्जामिनर है, जो एग्जामाइन कर रहा है ग्रिप को, उसका जो फेस है वो पेशेंट के फेस की तरफ है, तो वो होता है लेटरल ग्रिप यानी अम्बलाइकल ग्रिप है। और यदि उसका अपोजिट होता है यानी फेस साइड में ही एग्जामिनर खड़ा रहता है, यानी उसके पैरों की तरफ उसका वो फेस होता है, तो उस कंडीशन में वो पेल्विक ग्रिप चेक कर रहा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपन इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये लेटरल ग्रिप है। अदरवाइज अपन हैंड की पोजीशन देखेंगे तो पेल्विक ग्रिप में भी इसी तरह से दिखाई देती है, हालांकि फंडल और पावलिक ग्रिप में थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाई देता है, बट जो हैंड की जो प्रॉपर पोजीशन है वो थोड़ी सी इसी तरीके से होती है पेल्विक ग्रिप में भी। बट इसका जो हेड है, पेशेंट का फेस है, इस पेशेंट के फेस के सामने एग्जामिनर का फेस है, तो ये क्या है, ये लेटरल ग्रिप है, अम्बलाइकल ग्रिप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20। वैसे फ्रेंड्स ये जो मैंने लास्ट टाइम 3-4 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई थी और 2-3 इमेज बेस्ड वीडियो बनाए थे, उनमें से दोनों पेपर के अंदर 10-10 क्वेश्चन मोस्टली मिल रहे हैं। वैसे ये जो 2 स्टेपलर पूछे गए थे, एक लीनियर स्टेपलर पूछा गया था, एक इथिकोन सर्कुलर स्टेपलर पूछा गया था, ये दोनों उसी पीडीएफ में से हैं जो लास्ट टाइम का जो वीडियो था। ओके फ्रेंड्स, तो आइडेंटिफाई दिस इमेज। ऑप्शन ए लीनियर स्टेपलर, ऑप्शन बी इथिकोन सर्कुलर स्टेपलर, ऑप्शन सी एंडोपाथ स्टेपलर, ऑप्शन डी वेस्कुलर स्टेपलर। तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन ए यानी लीनियर स्टेपलर है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी वैसे उसके अंदर था। वैसे पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उसमें से पेपर आया, उसमें से पेपर आया। पेपर किसमें से एग्जामिनर बनाता है ये किसी को नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो कंटेंट सामने फेस हुआ था उसी कंटेंट में से कुछ क्वेश्चन फेस हो जाते हैं अपने, या फिर वो एक्सीडेंटली मान लो, कैसे भी आपके लक के अकॉर्डिंग मान लो वो मैच हो जाते। बट ऐसा नहीं है कि कोई इतना एबल हो कि वो पेपर कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से मॉडल पेपर बना के दे दे। ओके फ्रेंड्स, तो ये शायद आपके कोई लक के अकॉर्डिंग किसी ने पढ़ के गया हो लास्ट का अपना वीडियो, तो या फिर जो पीडीएफ, तो उसमें से हो सकता है क्वेश्चन उनके सही हो गए हो। तो आइडेंटिफाई दिस इमेज। ऑप्शन ए लीनियर स्टेपलर, ऑप्शन बी इथिकोन सर्कुलर स्टेपलर, ऑप्शन सी एंडोपाथ स्टेपलर, ऑप्शन डी वेस्कुलर स्टेपलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी ये क्या है, ये इथिकोन सर्कुलर स्टेपलर है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आइडेंटिफाई दिस इमेज, ये भी अपनी पीडीएफ के अंदर था। ऑप्शन ए एनेस्थीसिया मशीन, ऑप्शन बी वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी एयरवे कार्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयरवे कार्ट, यानी ये क्या है, ये एयरवे कार्ट है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 23। दिस ड्रग यूज टू, इस तरीके से दोनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पैरासिटामोल की वाइल की इमेज दी गई थी आपको और उसके अंदर उनके यूजेज के बारे में पूछा गया था। थोड़े से ऑप्शन चेंज थे दोनों शिफ्ट के अंदर, अदरवाइज क्वेश्चन सेम थे। तो इसके अंदर पूछा गया इस ड्रग का यूज क्या है। ऑप्शन ए डिक्रीज फीवर, ऑप्शन बी डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन सी डिक्रीज सिक्रीशन, ऑप्शन डी इंक्रीज सिक्रीशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी डिक्रीज फीवर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। वैसे फ्रेंड्स दोनों पेपर था, दोनों पेपर का लेवल एक था। वैसे पेपर का जो लेवल था वो एक तरीके से मीडियम पेपर आया था, ना इसको बहुत ज्यादा हार्ड या टफ बता सकते और ना बहुत ज्यादा इजी था ये पेपर, एवरेज पेपर था। बट जो दोनों शिफ्ट के पेपर हुए थे, इन दोनों शिफ्ट के पेपर के अंदर यदि कोई ऐसा बोलता है कि वो पेपर हार्ड था या फिर वो सरल था, क्योंकि देखो उस पेपर को एग्जामिनर ने इस तरीके से बनाया है, क्योंकि मैंने इस तरीके से एनालिसिस किया उसको कि जो भी क्वेश्चन आया है वो सेम टॉपिक में से, यानी एक ही टॉपिक में से हो सकता है उसने क्वेश्चन दूसरी तरीके से दे दिया इसमें और इस शिफ्ट के अंदर दूसरी तरीके से दे दिया। बट यदि अपन सब्जेक्ट का वेटेज देखें तो दोनों पेपर के अंदर सेम था। यदि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेटेज देखें कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आए गए थे, तो वो भी दोनों में सेम था, यानी सेम वेटेज था सभी सब्जेक्ट से। यानी एक तरीके से यदि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने ओबीसी से क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में भी उतने ही आए थे। यदि साइकेट्री की बात करें तो जितने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आए थे उतने ही सेकंड शिफ्ट के अंदर आए थे। ओके फ्रेंड्स, तो जो सब्जेक्ट का वेटेज था वो दोनों के अंदर इक्वल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 24। ड्रग क्लोरामफेनिकोल कोज।
जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो क्या कोज करती है, क्या साइड इफेक्ट है उसका? ऑप्शन ए इंसेफेलोपैथी, ऑप्शन बी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन डी कर्निक टेरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है। वैसे ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है फ्रेंड्स से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, दिस ड्रग यूज इन ऑप्शन ए एट्रियल एरिथमिया, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो जो ये यहाँ पे लिग्नोकेन दिखाई दे रही है आपको, जो लॉक्स 2% है, इसके यूजेस की बात करें कि कार्डियक के अंदर इसका क्या यूज होता है, तो फ्रेंड्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए इसका यूज होता है। यदि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो उसमें डायरेक्टली अपन को सीपीआर देना होता है या फिर डिफिब्रिलेटर देना होता है। बट यदि टेकिकार्डिया की बात करें तो जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी दो तरह के होते हैं, एक पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है और एक विथ पल्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है। बट फ्रेंड्स जो पल्सलेस वीटी होता है उसके अंदर तो डीफेब सीपीआर ही देते हैं, बट जो सिर्फ विथ पल्स यानी विथ पल्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है उसके अंदर अपन यहाँ पे लिडोकेन जिसको बोल सकते हैं या फिर लिग्नोकेन, लोक्स 2%, कुछ भी नाम बोल सकते हैं, ये वहां पे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, ये अपनी वैसे 25 क्वेश्चन हो गए। अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर दोबारा 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 5 से 6 पार्ट के अंदर इसको अपन डिस्कस करेंगे शिफ्ट फर्स्ट को, और उसी तरीके से अपन शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको ये जो क्वेश्चन है विथ ऑप्शंस इस तरीके से बना रहा हूं कि इनकी आपको पीडीएफ भी बाद में प्रोवाइड की जा सके। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें 9413722120 इन नंबरों पे अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका नंबर हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हमारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। यदि आपकी हमारे चैनल से रिलेटेड कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, jatinmedicalnursingacademy@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहां पे भी हमें फॉलो करिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां मोस्टली किसी बुक्स की या फिर किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल की जो पीडीएफ्स होती है वो टेलीग्राम ग्रुप पे हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम ग्रुप है वो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से ही है। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।